वो रोज मुझे कहे लेकिन मैं नहीं सुनता रहा। हमें सुबह उठ के वर्कआउट करना है। कहें पहले छोड़िए, सोने दीजिए, क्या आप भी मजाक करते हैं, बहुत दर्द होगा। तो लोगों के लिए खली है, हम लोग के लिए तो जिम पार्टनर है एक तरह से कहें तो उस टाइम 90s के टाइम पे ये कैसी चीजें चलती थी उस समय? तो अब मेरी हार्ट बीट बढ़ गई कि विश्व सुंदरी सामने बैठ गई हैं। जो राय साहब हैं, ऐश्वर्या राय जी, वो गंगा में नहा के निकलेंगे, मुझे उनको गोद में उठाना है। आपका 50% बॉडी का पार्ट लेग होता है, उनको आर्म्स लगाना है, बॉडी की सबसे छोटी मसल उसको ज्यादा करेंगे। तो ये कमाल हमारे मोबाइल का है, मोबाइल फोन। ये देख रहे हैं लोग कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत डेडलिफ्ट नहीं मारी होगी। लोग अपना चीट डे बना के रखते हैं संडे। आप जिम आ रहे हैं, आप 1 घंटा आके पसीना भाई। हेलो जिम फ्रीक्स, आज हम लोग फर्स्ट पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मिस्टर मनीष मल्होत्रा जी के साथ, जो कि आज आपको बताएंगे अपने 25 साल के पूरे करियर के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से ट्रेनिंग, मॉडलिंग और बाकी चीजों में अपना चीजें स्टार्ट किया। तो आज वो आपको पूरी जर्नी आज आपको बताने वाले हैं कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड से लेके बाकी चीजों को किस तरीके से फेस किया है और अभी भी उनकी जो पर्सनल ट्रेनिंग की लाइफ चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। आज वो आपको सारी चीजें बताएंगे। सर, आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। तो आपने किस एज में आपने स्टार्ट किया जिम करना? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 15 साल की एज में। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था और हमारे भाई साहब जो रहे वो घर पे एक्सरसाइज करते रहे। तो मेरे फादर जो रहे वो मुझसे रोज कहते रहे कि तुम भी कुछ वर्कआउट किया करो, तो वो बड़ा भाई करता है। तो मैं कहता रहा, अरे पापा ये सब बेकार चीज है, हाथ पैर दर्द करेगा। वो रोज मुझे कहे लेकिन मैं नहीं सुनता रहा। फिर समय आया 96। मेरे भाई साहब जा रहे थे उसमें आपका नेवी कैंप में, और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बे, मैं जा रहा हूँ, ये मेरे जो डंबल प्लेट्स हैं ये खाली नहीं रहना चाहिए, तुम्हें सुबह उठ के वर्कआउट करना है। वो कह के चले गए। नेक्स्ट डे आया तो मेरे फादर ने मुझको उठाया सुबह कि भाई क्या बोल के गया है, तुम जाओ एक्सरसाइज करो। कहें पहले छोड़िए, सोने दीजिए, क्या आप भी मजाक करते हैं, बहुत दर्द होगा। बोले जाओ, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो मत करना। मैं नीचे वाले रूम में गया तो वहां जाके मैं देखता हूँ कि जो विंडोज के छड़ होते रहे पुराने जमाने में, मेरे भाई साहब ने उस 4-5 छड़ को इकट्ठा करके छड़ों से ही और उसको बांध रखा था रस्सी से। उस समय इतनी डंबल प्लेट्स नहीं मिलते रहे और जिम नहीं रहे बनारस में, तो उससे वो करते रहे। तो मैं भी उठाया, 2-4 हाथ किया और ईंट रखे रहे उन्होंने, जो ईंट आती मकान बनाने में, वो ईंट से भी मैंने थोड़ा बहुत किया। थोड़ी देर में मैं आ गया। पापा बोले कि कैसा रहा? हम कह रहे ठीक रहा, कोई बहुत मजा नहीं आया। अब नेक्स्ट डे जब आया तो मेरी बॉडी में भयंकर पेन होने लगा, इतना पेन कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने पापा से कहा कि देखिए, मैं आपसे कह रहा था इसीलिए कि आपने देखिए मुझे करा दिया, मेरा हाथ पैर चल नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाके फिर से करो, अगर तुम्हारा पेन नहीं ठीक होता है तो तुम कल से मत करना। हम कहे आप ऐसे ही कहते हैं, कोई मेरी बात मान के तो देख। मैं अगेन जाता हूँ और थोड़ा बहुत करता हूँ, तो मुझको लगा कि थोड़ा रिलीफ हुआ, ठीक है। फिर मैं थर्ड डे फिर जाता हूँ, फिर मुझे थोड़ा मजा आने लगा करके, ठीक है भाई। फिर हमारे भाई साहब वापस आ गए, हमने कहा तुम करो, मैं नहीं करूंगा। फिर हम लोग स्कूल अपने रूटीन में स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेरे स्कूल के पास एक अखाड़ा होता रहा, सूढ़िया अखाड़ा। ये आपका पड़ेगा चौक साइड के पीछे में पड़ता रहा। तो हम सब दोस्त बात हुई, ग्रुप में बैठे रहे, बात कर रहे थे। तो बोले अभी ये आजकल मनीषा एक्सरसाइज कर रहा है। सब मेरा मजाक बना रहे थे, हाँ, बनारसी लैंग्वेज में। हम कहे नहीं यार, वो भैया का रहा, थोड़ा बहुत पापा बोले तो किया गया। तो मेरा एक फ्रेंड है प्रसून मालवी, उसने मुझे कहा कि उसी के घर के बगल में आओ अखाड़े में चला जाए और वहां चल के वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रियाज मारते हैं बनारसी लैंग्वेज में। तो हम लोग वहां गए, पूरा मट्टी का रहा और एक बेंच प्रेस रही, एक रॉड प्लेट। तो हम लोग वहां जाना स्टार्ट किए। जब रेसेस हो तो हम लोग भाग के वहां जाएं और थोड़ा बहुत करें, फिर वापस आ जाएं। ये चलता रहा। फिर मुझे बहुत मजा आने लगा एक्सरसाइज करने में, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट दिखा। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी, मारते रहे। तो फिर कुछ दौर ऐसा आया कि वहां पे मजा नहीं आ रहा था, बहुत सामान इक्विपमेंट्स नहीं थे वहां।
वहां से फिर उसने पता किया कि आगे एक राज मंदिर एक एरिया पड़ता है जो कि ब्रह्मा घाट पे, वहां पे एक व्यायामशाला होता है, काशी व्यायामशाला। फिर हम लोग वहां गए, तो वहां हम लोग गए तो हम लोग को पहली बार ओलंपिक रॉड मिली। तो मैं कहा कि इतनी बड़ी रॉड, इतनी मोटी रॉड, ये बड़ी बड़ी प्लेट, और कुछ नॉलेज के नाम पे जीरो, बस जाके करना रहा, जो लोग सब लोग कर रहे हैं हम लोग वही करते रहे। 2-2.5 महीने वहां किया गया। तो उसी दौरान हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता रहा, आशीष लाड़िया, जो कि जिम ज्वाइन कर चुका रहा। उस समय जिम जाना मतलब एक बहुत अपने बात में बड़ी बात रही, क्योंकि बनारस में गिने चुने 2-4 जिम थे, आप 90s के बारे में बता भी रहे, 96। बहुत जिम थे नहीं। तो मेरा जो फ्रेंड रहा मालवी, वो मुझे इतना मानता रहा कि मैं उसके लिए जो भी कहूँ कम है। तो वो उसके संग वो जिम नहीं जाए, वो जिम जाके वहां एक्सरसाइज देखता रहा, अब मुझे आके बताए कि ऐसे करो ऐसे करो। तो एक एक्सरसाइज का नाम बताऊं जो कि बैक के लिए होती है, बालवर रोइंग, बेंट ओवर रोइंग जिसको कहते हैं, उससे बैक इंप्रूव होता है आपका। लेकिन उसको कुछ नहीं समझ में आया, तो उसने बोला कि अगर ऐसे तुम करोगे तो तुम्हारा चेस्ट डेवलप होगा। तो जब आप मिरर में देखेंगे, आप करेंगे तो आपका चेस्ट पंप होते हैं। तो हम कहे अरे यार, तो तुम ठीक कर रहे हो, बहुत सही चीज है। और वो रोज डेली जाता, वहां से कुछ जो भी वो सीखता वो आके मुझे बताता। अब पैसे होते नहीं उस समय इतने, जिम बहुत महंगे रहे, 2-4 जिम बनारस में थे। तो मुझे से कहा, प्रसून से, मैंने मालवी जी से, यार मुझे जिम जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मासी से बात करते हैं। और उस समय बनारस में टाइफून जिम चलता रहा रथ यात्रा पे। तो वो गया, उसने बात किया, तो बोला कि कल सुबह 5 बजे जिम चलना है। बात हो गई है। अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी कि कल सुबह जिम जाना है। मैं 3 बजे उठा, मैं 4 बजे उठा, घर वाले परेशान रहे कि इसको हुआ क्या है। वो आया, उसने मुझे घर के नीचे से पिक किया, हम लोग रिक्शा पकड़ के टाइफून जिम पहुंचे। ये फर्स्ट टाइम मेरी जिम में एंट्री रही, 1995। जैसे आज के टाइम पे सर जैसा होता है कि लोगों को मोटिवेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब जगहों नहीं, से उस समय तो कुछ भी सोशल मीडिया नहीं तो रहा। आप लोग के अंदर मोटिवेशन कैसे आता था आप लोग को करने के लिए? मोटिवेशन यहाँ से आता रहा, जैसे हम लोग मूवी देखते रहे, सलमान खान, संजय दत्त, सब बड़े अच्छे दिखते रहे, बॉडी वॉडी, तो लोग उन्हीं को देख के मोटिवेट होते रहे। तो मैं जिम पहुंचा, तो मैंने बात की, जिम की फीस थोड़ा मेरे बजट से ज्यादा रही, वहां जो भी इंस्ट्रक्टर रहे, तो मैं चला आया वापस। मैं यार ये अपने बजट से बाहर चीज है। फिर मैं आ गया आपका जगमबाड़ी में, एक बनारस फिजिकल एसोसिएशन के नाम से एक क्लब चलता रहा, मैं वहां करने लगा। तो उस समय तक मेरी बॉडी काफी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई रही। तो वहां पे लोग मुझसे कहें कि अरे यार तुम कंपटीशन ज्वाइन करो, कंपटीशन खेलो, बॉडी बिल्डिंग करो। तो मुझको कुछ समझ में नहीं आया। इस सब में 96 बीता, 97 आ गया, मैं फिर टाइफून जिम पहुंचा। तो वहां पे डॉक्टर दिनेश सिंह उस समय वहां ट्रेनर हुआ करते रहे। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा सर मैं जिम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले अभी तुम्हारी जिम में कितना पैसे है? तो मैंने इधर उधर चेक किया, तो मैंने कहा 200 रुपीज है। बोले दो। मैंने वो 200 रुपया उनको दे दिया। बोले कपड़ा उतारो। तो मैं कहा मतलब पैसा भी ले लिए, कपड़ा भी उतार रहे, मैं कुछ समझ नहीं पाया। बोले कपड़े उतारो। आशीष लाड़िया मैं जिसकी बात बता रहा हूँ वो भी अंदर था उस समय। कपड़े उतारे मैंने, उन्होंने आगे से पीछे से जो भी देखा। बोले कंपटीशन फाइट करोगे? हम कुछ समझ में नहीं मेरे आ रहा था कि क्या कह रहे हैं। सर करेंगे आप कह रहे हैं तो। बोले ठीक है, कल से 5 बजे आओ, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट। दौड़ शुरू हुआ, मैं जिम जाना स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी मेरी। मैं रोज जिम जाता रहा और जो भी उस समय डाइट होती थी, दलिया, केले और पनीर, ये सब खाता रहा। जुलाई आई, जुलाई में नगर निगम प्रेक्षागृह में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप रही बॉडी बिल्डिंग। तो उन्होंने 10 दिन बाकी होगा, 10 दिन पहले मुझे बताया कि तुम्हारा चैंपियनशिप है और तुम वर्कआउट करो कायदे से, 10 दिन बाद तुम्हारा गेम है। मैंने कहा ठीक है सर। गेम को 1 दिन बाकी रहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी पूरी बॉडी शेव करके आना। तो जैसे दाढ़ी शेव करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं घर गया और पूरे बदन में अपने रिन साबुन लगा के रेजर से मैंने शेव कर दिया।
गेम की जगह हम लोग प्रेक्षागृह पहुंचे, बोले कि एक तेल की बोतल ले लेना, एक रिलैक्सिल ले लेना। उसमें एक रिलैक्सिल आती है, जैसे अभी मूव वूव आता है, क्रीम आती रही, जिसको हम बॉडी में लगा लेंगे तो बॉडी पंप हो जाती है। तो जब मैं वार्म अप रूम में पहुंचा तो वहाँ पे और भी लड़के रहे, सबको सब तैयार कर रहे थे। तो मैं भी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के तैयार हुआ, ऑयल लगाया, और जब उन्होंने मेरे बॉडी में रिलैक्सिल लगाई तो मानो कि मेरे पूरी बॉडी में आग लग गई हो, एकदम भयंकर जलने लगा। अब मैंने बोला कि मैं सर स्टेज पे नहीं जा सकता, ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। बोले नहीं बेटा, तुम्हें तो स्टेज पे जाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो मैं ठीक है किसी तरह बर्दाश्त करके स्टेज पे गया, पोज वोज किया, लेकिन उस गेम में मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं वापस आ गया। मुझे फर्स्ट गेम रहा, मुझे बोला कि बेटर देन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, वो दिन बीता, फिर मैं बहुत होपलेस हो गया। तो उन्होंने बहुत हिम्मत दी मुझे, बोले अभी पहला गेम है तेरा, तू क्यों इतना ये हो रहा है, नाराज हो रहा है और गुस्सा हो रहा है, प्रैक्टिस कर, अभी क्या जीता क्या हारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई और दिन आया 20 दिसंबर 1997, फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आई, जो कि आपके जय नारायण इंटर कॉलेज में होने वाली थी। मतलब आपने एक साल के अंदर में ही मतलब कॉम्पिटिशन वगैरह स्टार्ट भी किया? पहले के टाइम में क्या होता है, पहले के टाइम में हर 3 से 6 महीने में बहुत सारे कंपटीशन होते रहे, जो आज के समय नहीं होते हैं। तो फिर मैंने तैयारी की। मैं उस समय 50 to 65 वाले ग्रुप में मैं खेला, और मैंने पहली बार अपना सेकंड प्राइज डिस्ट्रिक्ट में हासिल किया, और वो खुशी का आलम मैं बता नहीं सकता। उस चैंपियनशिप का नाम रहा शेरे बनारस, आज भी मेरे पास वो ट्रॉफी है। और उस समय कंपटीशन जो होते रहे लेट नाइट होते रहे, जो रात को 9 बजे शुरू होते रहे और रात को 1-2 बजे तक चलते रहे। और क्राउड में ऐसा बता दूं कि क्राउड इतना रहता है, आप सोच नहीं सकते रहे कि इतना क्राउड बॉडी बिल्डिंग देखने आता है। तो मैं जब घर पहुंचा, पूरे घर वाले खुश, मोहल्ले वाले मुझको कंधे पे उठाए हुए रहे कि मनीष ने बॉडी बिल्डिंग में सेकंड प्राइज जीती। पूरे मोहल्ले क्या, दूर दूर तक कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करता रहा मेरे एरिया में। बहुत खुशी का आलम हुआ, कारवां आगे बढ़ा और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, मैं और प्रैक्टिस करने लगा। फिर दौर आया 1998, फिर उसी जगह चैंपियनशिप चालू होने वाली रही, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा था टाइफून जिम, और उसका टाइटल का नाम रहा मिस्टर बनारस। उसमें मैंने अपने ग्रुप में फर्स्ट लिया सेम ईयर, और खुशी की आलम बढ़ गया। मैंने उसमें अच्छी रैंक अपने वेट में हासिल कर लिया रहा, और मुझे हर बनारस के हर एक कोने में लोग जानने लगे रहे, अरे मनीष आ गए बॉडी बिल्डर हैं, ये है। उस समय बनारस इतना बड़ा नहीं हुआ करता रहा, बॉडी बिल्डर्स के लोग बहुत इज्जत करते रहे उस समय वाराणसी में। फिर दौर आया 98 में ही सेकंड चैंपियनशिप हुई मिस्टर बनारस, जो फिर टाइफून ऑर्गेनाइज कर रहा था। उस साल मैंने मिस्टर बनारस की टाइटल जीती। मतलब जैसे आप अपने ग्रुप में फर्स्ट आते हैं तो उसके बाद जितने फर्स्ट होते हैं सबकी फाइट होती है, उसमें जो फर्स्ट होता है वो मिस्टर बनारस बनता है। तो मैं 2 साल के अंदर में ही फर्स्ट टाइम मिस्टर बनारस बना। लेकिन मेरा उस समय ये दुर्भाग्य रहा कि मेरे फादर उस समय एक्सपायर कर गए, तो सब चीज जैसे लगा खत्म टाइप की हो गई। और मेरे घर में मैं रहा, डेड बॉडी पड़ी रही। मेरे गुरुजी भी रहे डॉक्टर दिनेश सिंह। तो मैंने उनसे कहा सर अब मैं नहीं आऊँगा जिम, मेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम लोग 3 भाई हैं। तो बोले नहीं तुम्हें जिम तो आना है, तुम ये नहीं छोड़ सकते हो। तो मैं उस समय उनसे कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे वो आए, अपने संग मुझे जिम ले गए। उन्होंने कहा कि अप्रैल में उसी मंथ मतलब मार्च मेरे फादर एक्सपायर किए, और अप्रैल में स्टेट चैंपियनशिप रही जो कुछ चितवन जी ने ऑर्गेनाइज किया रहा नागरी नाटक मंडली में। बोले तुम्हें ये खेलना है। हम कहे सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, ना प्रैक्टिस है ना कुछ है, घर की हालत जान रहे हैं। कह रहे कि जो मैं कह रहा हूं तुम वो सुनो, इसके सिवा कुछ मत सुनो। मैंने घर में बात की, सब लोग डिस्टर्ब रहे, लेकिन जो मेरे बड़े भाई साहब रहे वो हमेशा दूर की सोचते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ जिम, हम लोग घर देख रहे हैं, तुम तैयारी करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैं तैयारी करना चालू किया। मैंने प्रैक्टिस बहुत कम समय रहा, जितना भी हो सका मैंने किया। चैंपियनशिप वाली दिन आ गई, नाटक मंडली में पहुंचा
और मैंने अपने ग्रुप में थर्ड प्राइज पहली बार स्टेट चैंपियनशिप में जीती। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने स्टेट में थर्ड प्राइज जीती। और ट्रॉफी मेरे हाथ में रही, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि मेरे फादर नहीं रहे। वो सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि वो कैसी होगी। और पहली प्राइज मेरे फादर ने देखी रही मेरी। फिर मैं जिम गया, अपने गुरुजी से मिला, तो वो 1998 का दौर रहा कि जिन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हें जिम में ट्रेनिंग देना है। हमको आप अब इतने सारे मजाक मेरे संग क्यों करते हैं? कहे कि जो मैं कह रहा हूँ सुनो, 1500 रुपया तुम्हारी सैलरी रहेगी और तुम्हें जिम में ट्रेनिंग देना है। हमको कुछ आता ही नहीं। फिर हम है ना, मैं सब तुम्हें सिखाऊंगा। तो उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और मैं जिम में ट्रेनिंग देने लगा, टाइफून जिम में। उस समय आपने लोगों को बताना चाहा हाँ, कि ट्रेनिंग कैसे करता है। मैं टाइफून जिम में ट्रेनर हो गया। उस समय के जिम जो रहे मॉर्निंग और इवनिंग खुलते रहे, आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए खुलते रहे। बहुत कम एक आध लेडीज आए, नहीं तो मॉर्निंग इवनिंग ही चलते रहे। तो ये दौर बीतता गया, 98 बीता, 99 बीता, और उस समय आपका बॉब जिम भी ओपन हो चुका रहा था। तो हमारे श्री प्रदीप मधोक बाबा जी जो हैं, वो टाइफून जिम में काफ़ी आते रहे, हम लोग से मिलते रहे, बहुत फ्रेंडली रहते रहे, हम लोग को नए नए आइडियाज़ बताते रहे, नए नए वर्कआउट बताते रहे। तो फिर स्टेट चैंपियनशिप में और आगे बढ़ने के लिए और गेम खेलता गया। फिर आया मार्च 98, मैं खेलने गया आपका बुलंदशहर में ऑर्गेनाइज होती रही मिस्टर यूपी चैंपियनशिप। वहाँ पे मैंने अपने ग्रुप में फिर थर्ड प्राइज जीती और मुझे प्रोत्साहन मिला। ये दौर चलता रहा, मैंने और प्रैक्टिस बढ़ाई और डाइट बढ़ाई। उस समय उतने सप्लीमेंट होते नहीं रहे, टोटल आपका देसी डाइट पे रहना पड़ता रहा। सप्लीमेंट इतने आते भी एक दो तो बहुत कॉस्टली, जो आपके मेरे क्या किसी के भी बजट के बाहर रहते रहे, एक आम परिवार के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर फिर ऑर्गेनाइज हुआ चैंपियनशिप बुलंदशहर में, जिसमें मैंने अपने ग्रुप में गोल्ड जीता। अब क्या हो गया कि मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मेरी डाइट की, मेरे वर्कआउट की, जो टाइफून जिम में पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उन्हें कहा कि अब तुम यहाँ से नहीं हो रहा है, तुम बॉब जिम जाओ। बाबा सर वहाँ रोज आते रहे, उनसे बात हुई, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे जिम आओ, मैं पूरा तुम्हें स्पॉन्सर दूंगा, डाइट से लेकर हाँ, डाइट से लेके हर चीज से। तो हम मैं और एक लड़का था दिलीप यादव, जो इस दुनिया में नहीं है, उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हम लोग 2 लोग टाइफून से 99 या 2000 की बात होगी, मार्च की, हम लोग बॉब जिम गए। तो बॉब जिम जाने का मतलब जैसे किसी मछली को तालाब से आप समुंदर में डाल दीजिए। हम लोग वहां पहुंचे तो एकदम देख के हम लोग की आंखें एकदम बड़ी हो गई कि जिम इतना बड़ा, इतने इक्विपमेंट्स और फुल्ली एसी। उस टाइम पे इतने जिम होते नहीं रहे, गिने चुने 2-4 जिम रहे। हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने हमें सप्लीमेंट प्रोवाइड कराया जो कि हमको जिम से ही मिलता रहा। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कि जैसे एक लोकल जिम से करते करते फिर आप एकदम एडवांस जिम में जब जाते हैं, जहाँ पे इक्विपमेंट्स आपको बहुत डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, तो वो कैसा आपका उस टाइम पे था? वहाँ पे इतना डिफरेंस आ गया कि बॉडी से लेके, मेरी सोच से लेके, हर चीज में इजाफा होता गया। और मेरी डाइट भी चेंज किया, डाइट हम लोग को पूरा डाइट प्लान बाबा सर बताते रहे, उसके हिसाब से हम लोग डाइट लेते रहे और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर वही चैंपियनशिप आई मार्च में आपकी 2001 में बुलंदशहर। मैं वहां गया और 2001 में मैंने मसल्स मैन ऑफ मिस्टर यूपी का टाइटल जीता बॉब जिम से। और फिर मैंने बहुत सारी वाराणसी की टाइटल जीती, चैंपियन ऑफ चैंपियन जीता। 2003 में मैंने आपका मिस्टर पूर्वांचल बलिया में जीता, DLW में चैंपियनशिप जीती। यहाँ पे बहुत सारी चैंपियनशिप मैंने जीती। बाबा सर ने हम लोग को इंटरनेशनल भी भेजा। नॉर्थ इंडिया में मैं बेस्ट ऑफ 3 में रहा, नेशनल में मैं बेस्ट ऑफ 6 में रहा। जो आप लोग आजकल खली सब लोग करते हैं, और WWF से जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, ये हम लोग के संग स्टेज शेयर करते रहे। उस समय इनको कोई नहीं जानता रहा, हम लोग के साथ ही ये वार्मर रूप में वार्म अप करते रहे। आज दुनिया उनसे मिलने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेती है, हम लोग के संग स्टेज शेयर करते रहे। 99 में आपका दाऊजी कॉम्प्लेक्स है, कुबेर कॉम्प्लेक्स के सामने वाली गली में, जो आपकी पूरा
कॉम्प्लेक्स बन गया, वहाँ पहले ग्राउंड रहा। 99 में वहाँ पे चैंपियनशिप हुई तो खली आए रहे, तो हम लोग खली भी अपने ग्रुप में खेले रहे, मैं भी खेला रहा। मेरी नॉर्थ इंडिया में उस समय 4th प्लेस आई थी अपने ग्रुप में। तो लोगों के लिए खली है, हम लोग के लिए तो जिम पार्टनर है एक तरह से कहें तो यही कारवां चलता रहा है। जैसे डाइट का आपने बताया कि आपको डाइट से रिलेटेड चीजें चेंज करनी पड़ी, तो मतलब आज के टाइम पे लोग ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस ये करते, तो उस टाइम 90s के टाइम पे ये कैसी चीजें चलती थी उस समय? नहीं, हम लोग डाइट के नाम पे उस समय कुछ नहीं, हम लोग दलिया खाते रहे, केले खा लिए, अंडे खा लिए, और बहुत हुआ तो प्रोटीन एक्स आता रहा उस समय। तो प्रोटीन एक्स उसमें आई थिंक 85 रुपीज का आता रहा, लेकिन वो भी हमारे बजट से बाहर रहता रहा। तो हम लोग सैंपल वाला माल लाते रहे, सैंपल वाला माल ला के उसको खाते रहे, क्योंकि ज्यादा कुछ मालूम नहीं रहा। लेकिन जब हम लोग बॉस जिम में पहुंचे तो मेगा प्रो और वेडर्स का भैया ने हम लोग को सप्लीमेंट, वे प्रोटीन और क्रिएटिन सब प्रोवाइड कराया, तो उससे हमें बॉडी में काफी इंप्रूवमेंट आया। तो जब आपने जैसे कि आप ट्रेनिंग देने के दौरान भी जैसे आपका कोई ना कोई शिफ्ट तो रहा ही होगा 8 घंटे 10 घंटे, तो उस ड्यूरिंग में फिर आप वर्कआउट भी कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, तो पहले तो मैं एज ए मेंबर बॉस जिम में गया, फिर मैंने बाबा भैया से बात किया कि सर फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे एज ए ट्रेनर बनाया। कि ये बात होगी 2002 या 1 की, मुझे जितना याद आ रहा है। वहां से मैंने 2004 तक बॉब जिम में ट्रेनिंग दी और अपना वर्कआउट भी करता रहा, जैसे आज भी करता हूँ ट्रेनिंग के बाद, और गेम खेलता गया। लेकिन अब एक स्टेज ऐसा आया कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी रही, मुझे वो भी देखना रहा, गेम भी देखना रहा। तो मैं 2004 में थोड़ा सा गेम अपना स्टॉप किया और कुछ समय के लिए मैं बॉब जिम से दूर हो गया कुछ कारण के लिए। तो मैंने अपना लास्ट कंपटीशन 2005 नागरी नाटक मंडली में बॉब क्लासिक खेला। उसके बाद से मैंने बॉडी बिल्डिंग से संन्यास ले लिया और मैं ट्रेनिंग ही देता रहा। तो उसके बाद मैंने एक अपना जिम आगे ही खोला, एक हमारे फ्रेंड है उनके संग विजय जिम, जो कि मैंने 10 साल रन किया और फिर किसी कारण वो बंद हो गया। तो मैं वापस 2015 में बॉब जिम ज्वाइन किया एज ए ट्रेनर, और तब से अभी तक मैं वहीं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो सर ऐसे हमें पता चला कि आप 2000 के टाइम पे आप फिल्मों में भी गए, उसमें भी आपने काम किया, तो फिर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे? मैंने कई सारी मूवी में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखता है वो एक बंगाली मूवी रही, चोखरे बाली। वो डायरेक्टर जो हैं बंगाल के बहुत बड़े डायरेक्टर है, पंडितरण घोष, मुझे आज भी नाम याद है उनका, अभी उस दुनिया में नहीं है। तो उनको कुछ लोकल लड़के चाहिए रहे, तो बॉब जिम से उन्होंने कई लड़के गए, और सर जो रहे नाव पे बैठे रहे, खिड़किया घाट पे शूटिंग होनी रही, तो उन्होंने वहीं से इशारे से मेरी तरफ उंगली दिखाई कही कि इसको सेलेक्ट करो। बाकी लोग चले गए। तो मुझसे कह सकते हैं आपके फिजिक वगैरह आपके लोग, हाँ, उस समय मैं बड़े बड़े बाल लगता रहा, उस समय मेरे बाल कंधे तक थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल शाम 5 बजे आइए और आपकी शूटिंग होगी। और उस टाइम तक वो मुझे नहीं मालूम रहा ये कि इस फिल्म की हीरोइन जो है ऐश्वर्या राय जी रही, और उसमें विश्वजीत के लड़के मेन लीड में रहे और मुनमुन सेन की लड़की। ये इतने स्टार जो रहे इसको लोग नॉर्मली जानते हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड, फिर वही हमारा फ्रेंड आता है मालवी जी, दोनों लोग शाम को पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, एक ही आदमी अलाउ है। कहा, मैंने कहा कि मैं इसके बिना नहीं अंदर जाऊंगा। तो उन्होंने कुछ बात किया, बोले अच्छा है। तो उन्होंने उसको आईडी टाइप की दे दी कि ले जाइए, इनको अंदर बाहर करना, हाँ फिर कर सकते हैं। अब 5 बजे हम लोग वहां बुला लिया गया और पूरा सेटअप वेटअप लग रहा था। 6 बजी 7 बजी फिर हम लोग को ड्रेसिंग रूम में भेज दिया गया कि इनका मेकअप वेकअप करो, ये वो। 8 बज गई, 9 बज गई। हम कहे यार शूटिंग कब होगी यार मालवी? बोला यार कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम कहे यार भूख भी बहुत लग रही है, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी आदमी में टाइम टू टाइम यहाँ डाइट चाहिए। तो थोड़ी देर बाद एक मेकअप मैन और एक ड्रेस व्रेस वाले मेरे पास आए, बोले सर कपड़ा उतारिए। तो कपड़ा उतारने में तो हम लोग एक्सपर्ट रहे, क्योंकि बॉडी आप लोग हाँ। ऑलरेडी बनी हुई। तो और भी लोग मेकअप रूम में रहे खिड़किया घाट में ऊपर। तो जब मैंने अपने कपड़े खोले तो पूरा मेकअप रूम जो रहा एकदम स्टॉप हो गया।
एकदम स्टॉप। मैं जस्ट उस समय नॉर्थ इंडिया खेल के आया रहा नैनीताल से, एकदम फुल फॉर्म मेरा मैं अपने। तो सब बंगाली रहे, अपना बंगाली में क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक वर्ड्स मुझे समझ में आया। एक जो वर्ड उन्होंने बोला, दादा একটা टारियन লাগছে। हम कह यार तो हम ही वो कह रहा है यार मालवी, अबे फौकाल में रहो, एकदम टाइट रहो, घबराना नहीं है। वो हर जगह मुझे हिम्मत देता रहा। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सा कुर्ता दिया, इसको पहनाया, फिर कान में कुंडल पगड़ी, और मैं उस समय क्लीन सेव रहता रहा, और एक नकली मोछ उन्होंने मुझे लगा दी। तो बोले इस मोछ को आप ऐसे ही यूं ताव पे रखिए। ऐसे से कर रहे थे तो मालवी जी जो है बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मालवी जी दौड़ते हुए हाँफते हुए आए, कहे ऐश्वर्या राय आ रही है। तो मुझे भी कुछ बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या भाई, वो उस समय तक हम लोग को नहीं मालूम रहा कि इसमें ऐश्वर्या राय जी एडल लीड रोल है। मतलब आप उनके साथ लीड रोल में भी आप भी? अभी मुझे कुछ नहीं मालूम रहा, सीन एक पे खुलती गई। तो जहां हम लोग रूम में रहे, उस रूम में उनके आने से पहले सहारा वाले कई लोग अंदर फट 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 आने लगे, और आर्म्स वार्म्स लिए हुए पूरा आके फैल गए। और मैं अपनी मूछ पे से ताव दे रहा था, क्या देखता हूँ कि सामने से मेरे ऐश्वर्या राय आ रही हैं, और हमारा उनका आई कांटेक्ट हुआ। मैं उनको ऐसे देख रहा था, तो उन्होंने एकदम जब आई कांटेक्ट हुआ तो हल्का सा स्माइल दिया है कि मैं तो एकदम जैसे शॉक डरा के विश्व सुंदरी मेरे सामने है। और जस्ट मेरे बगल में वो थोड़ा दूर पे बैठ गई। मेरे ख्याल से उस समय वो 32 इयर्स की होंगी, 2003। मैं उस समय 24-25 साल का हूँगा। तो अब मेरी हार्ट बीट बढ़ गई कि विश्व सुंदरी सामने बैठ गई हैं। तो थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि आपका रोल क्या है। रोल ये रहा कि, और रोल सीन होते होते रात के 3 बज गए रहे। सीन ये रहा कि जो राय साहब हैं, ऐश्वर्या राय जी, वो गंगा में नहा के निकलेंगे, मुझे उनको गोद में उठाना है। इतना सुनना और मेरी हार्ट बीट और बढ़ गई, धक 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 धक। और जनवरी का टाइम रहा, उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, ठंड भी लग रही थी। ऐश्वर्या ने उनको जो सीन कर रहा ना वो साड़ी पे करना रहा, लेकिन ठंड की वजह से उन्होंने जीन्स के ऊपर ही किसी तरह साड़ी पहनी रही। अब नहाने को बात आई तो वो नहा ही नहीं पा रही थी, इतने ठंडा पानी रहा। तो फिर कुछ चेंज हुआ कि पानी छिड़क दीजिए थोड़ा सा बाल वाले से, आप इनको उठाइए। और घाट के पानी से मैं 2 सीढ़ी ऊपर रहा, वो मेरे हाथ में रही। वो मोमेंट मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि विश्व सुंदरी आपकी गोद में है। ये हार्ड लग रहा था कि बाहर निकल के डांस करेगा, धक 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 धक। हाथ पैर मेरे हिल रहे थे। मतलब जिन्हें लोग को मिल पाना ही मुश्किल था, हाँ। उन्होंने अब एकदम क्या बताऊं। ठीक है, वो सीन हुआ। उसके बाद फिर बजड़े पे जाके एक गाना हम लोग पर शूट हुआ, मुझे गाना याद नहीं है। कई लोग, मुझे उसमें राजकुमार का प्ले मिला रहा, मैं राजकुमार बना रहा। मतलब पूरा बजड़े पे मसलन वसलन रखी रहे, गद्दा वद्दा, और बीच में पान रखा रहा। वो पान खा के मुझे शाही अंदाज में बैठना रहा। और दूसरे बजड़े से ऐश्वर्या राय मुझे दूरबीन से देख रही थी। यही सीन रहा। ठीक है भाई, ये सब सीन हुआ, मूवी हो गई। तो जब पिक्चर आई तो उस समय हॉल में शायद नहीं, प्लेटफॉर्म पे पिक्चर आई थी। जो भी हो, रिलीज नहीं हुई, क्या हुआ, मैंने वो मूवी आज तक देखी भी नहीं। तो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन उसमें जो मेरा वो सीन रहा, जो मैंने उनको गोद में उठाया, वो सीन मुझे कहीं दिखा नहीं। तो ऐसे ही कारवां रहा। ऐसे ही मैं बहुत सारी मूवी में छोटे छोटे रोल किया हूँ। तो फिर मतलब आप एक एज अ मॉडल भी आपने एक अपना करियर देखा उस चीज को? मॉडलिंग का किस्सा कुछ ऐसा है कि मैं जहां भी बॉडी बिल्डिंग करने जाता हूँ, जिस स्टेट में, जिस शहर में, कहीं भी, तो मुझे लोग यही कह रहे हैं, यार तू मॉडलिंग क्या कर, तू फिल्म में ट्राई कर। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी उधर आते ही नहीं रहा। मुझे तो बस यही रहे कि मेरे बाइसेप्स कैसे बढ़ेंगे, मेरे थाइस कैसे इंप्रूव रहेंगे। और मेरे ही घर के पास एक अंकल जी रहते रहे, वो मुझे हमेशा कहेंगे तुम मॉडलिंग में ट्राई करो, मॉडलिंग में ट्राई करो। मैं लेकिन सुनता नहीं रहा। हाँ अंकल जी, करूंगा करूंगा। तो एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में ग्रासिम मिस्टर इंडिया की मॉडलिंग होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, आप सभी जानते होंगे। तो उसका फॉर्म आया रहा, तो उन्होंने बोला कि तुम इसको भरो, अपनी 2 पिक्चर इसमें डाल दो। मैंने उनके कहा माना। मैंने अपनी 2, मुझे पिक्चर खिंचवाने की बहुत शौक थी, पोर्टफोलियो बनाना और मॉडलिंग फोटो। तो मैंने 2 अपनी पिक्चर्स में डाल के उनको
कोरियर कर दिया। और मैं कहीं कंपटीशन खेलने गया था, वहां से आया तो भाई ने बताया कि तुम्हारा ये लेटर आया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया नॉर्थ जोन से। हम कहा बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोग को दिल्ली बुलाया गया रीजनल स्कैनिंग के लिए। तो हम और मेरे भैया दोनों लोग दिल्ली गए। ठंड की हल्की सी ठंड रही, उस समय याद नहीं क्या मंथ था। हम लोग को मौर्य शेरेटन 7 स्टार डिलक्स होटल में रुकाया गया था, जो कि बहुत बड़ा दिल्ली में होटल है, आप सभी जानते होंगे। और रीजनल स्कैनिंग हो नहीं रही, तो हम लोग को सिर्फ जैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उस कॉस्ट्यूम में वॉक करते हुए आना रहा, पैंथर वॉक। एक प्लेटफॉर्म बना रहा टी आकार में, और माइक लगा रहा, अपना इंट्रोडक्शन देना रहा, दैट्स इट। तो उससे पहले बाहर में बहुत सारे लड़के लड़कियां आ रहे हैं। ज्यादातर लड़कों के संग उनकी गर्लफ्रेंड रही, मेरे संग मेरे भाई साहब थे। कोई अपना डंबल लेके आया रहा, बैग में ऑयल लेके आया, सब वार्म अप कर रहे थे, मैं चुपचाप बैठा रहा ऐसे करके। मेरे भाई साहब ने मुझसे बोला कि अरे यार तुम भी उतारो कपड़ा पड़ा, थोड़ा सा वार्म अप करो। हमकी क्या जरूरत है, जब आएगा तो चलेंगे, क्या यहाँ वो बॉडी थोड़ी ना दिखाना है, तुम समझते नहीं, उतारो। तो उनके कहने पे मैंने टी शर्ट उतारी और शॉर्ट्स में आ गया और थोड़ा वार्म अप करा। जब खड़ा हुआ तो पूरा जो वहां पे लड़के रहे सब स्टॉप, क्योंकि मैं फुल फॉर्म मेरा उसी बॉडी, वहां किसी की नहीं थी। ठीक है, सबका अपना अपना नंबर आया, सब लोग स्टेज पे गए, मैं भी गया। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, आप कहाँ से हैं, क्या, दैट्स फिनिश। अपने अपने रूम में आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे रूम में भीड़ लग गई। जितने सारे वहां लड़के और स्टेट से, दिल्ली के लोकल, जहां जहां से सब आए रहे कि भाई बॉडी कैसे बनेगी। तो मैंने कहा यार डाइट लो बॉडी की, मतलब मेरे एकदम पीछे पड़ गए। ठीक है, मैंने कहा कि ये डाइट लो, ऐसे जिम करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ग्रासिम मिस्टर इंडिया में गया रहा, 25,000 रुपीज मैं कमा के आया रहा वहां से। किसी ने मुझे डाइट का, किसी ने कुछ दिया। फिर शाम को मेरे पास एक बंदा आता है। तो जब आप ग्रासिम मिस्टर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो उसमें से वो बेस्ट ऑफ 3-6 सेलेक्ट करते हैं। बाकी जो वहां से होते हैं खाली हाथ नहीं आते, वहां बहुत सारी कंपनियां बैठी रहती हैं, यामाहा, कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो उनको हायर कर लेती हैं ऐड के लिए। तो उसने अपना कार्ड दिया, कहा सर आप मुझे 2 लाख रुपया दीजिए और मैं आपको स्टेज पे ले जाऊंगा। आप फाइनल में तो नहीं आओगे, लेकिन कोई ना कोई कंपनी आपकी गुड लुकिंग है, गुड बॉडी है, कोई ना कोई हाँ सेलेक्ट कर लेगी। लेकिन वही कि पैसे का उसमें बहुत अभाव रहता है, और 2001 में 2 लाख बहुत होते हैं। तो मैंने बनारसी अंदाज में कहा कि यार 2 लाख तू मुझे दे, मैं तेरी बॉडी बना दूंगा। तो चला गया। तो ये भी एक छोटा सा था कि मैंने मॉडलिंग की। फिर लोकल स्तर पे बनारस में मैंने मिस्टर फिजिक और बेस्ट स्माइल, इससे कई सारे अवार्ड जीते। लेकिन मेरा रुझान शुरू से बॉडी बिल्डिंग, मैं उस तरफ नहीं, वो सब पार्ट ऑफ लाइफ रहा मेरे लिए। जैसे लोगों का होता है स्ट्रॉइड, एक ऐसा लोगों ने बना लिया हुआ है कि उन्हें बॉडी बनानी है तो स्ट्रॉइड लेना ही लेना है। तो यह कितना कितना सही है ये चीजें? देखिए बॉडी के लिए स्ट्रॉइड एकदम हार्मफुल चीज है, जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्म करती है। जब आप उसको यूज करेंगे तब तो बहुत मजा आएगा। आप जितना टाइम भी जिम में 2 घंटा 4 घंटा मारिए, आपकी बॉडी थकेगी नहीं, कोई भी टायर्डनेस नहीं होगी आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टाइम जाकर आप उसको सो मेनी उसके रिजल्ट खराब है। मतलब कि अगर हम नॉर्मल फिटनेस स्टे कर रहे हैं तो हमें स्टेरॉइड लेने की एकदम नहीं है। अगर आप स्टेज जाते हैं तो भी मैं तो कहूंगा कोई जरूरी ले, लेकिन बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तब भी थोड़ा बहुत लीजिए, नहीं तो मत लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। मुझे आज भी याद है, पहले जिम में एक चार्ट लगा रहता था, उसमें स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट दिए रहते रहे, और बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं रहा जहां वो इंडिकेट ना करे कि क्या क्या खराबी आती है। हेयर फॉल, आइस आपकी वीक हो जाएगी एज में जाके, मसल लॉस होगा, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। मतलब कि सोच लीजिए वो पॉइजन का काम करिए आपकी बॉडी। मेरा तो यही मानना है कि भाई आप हेल्दी खाइए, हेल्दी वर्कआउट करिए, स्टेरॉइड से दूर रहिए। शॉर्ट टर्म लोगों को करने के लिए जैसे क्या होता है कि आजकल लोग तुरंत का तुरंत जैसे 3 महीने में 6 महीने में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कहाँ तक ये चीजें सही है कर पाना? एकदम नहीं करना चाहिए। आप जिम में गए, ओवर डाइटिंग करके बहुत तेजी में बहुत ज्यादा वजन गिरा लिया, तो आपके इंटरनल ऑर्गन के लिए बहुत खराब है। आप टाइम दीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए,
बहुत जल्दी बहुत वेट मत डाउन करिए, बहुत जल्दी बहुत वेट मत गेन करिए, ये सब आपके लिए नुकसान देता है। बॉडी गेन करना हो, चाहे आपको बॉडी को रिड्यूस करना हो या फिटनेस बनानी हो, आपका 80% आपकी डाइट काम करती है और 20% वर्कआउट। लेकिन जो लोग आज के हैं, जो युवा हैं, उल्टा करते हैं, 80% वर्कआउट करते हैं और 20% डाइट लेते हैं। पर देखा जाए सर तो यही लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लोग तुरंत का तुरंत फिर इनसे गाइडेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, ये खुद ट्रेनर बन जाते हैं, ये लोगों को गाइड करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, मैं क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बिना किसी सर्टिफिकेशन वगैरह के। देखिए, जो भी ऐसे होते हैं वो चंद दिनों के लिए होते हैं, ये लॉन्ग टाइम नहीं टिक सकते। मतलब कि जो जिन्हें करा रहे हैं उनकी बॉडी फिजिक खराब होने के चांसेस पूरे रहेंगे, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग कराएंगे, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। आप ट्रेनर के कंसल्ट में रहेंगे, ट्रेनर आपको आपके हिसाब से प्रोग्राम देगा। आप 60 kg के हैं तो आपको 45 मिनट वर्कआउट करना चाहिए कि 1 घंटा करना चाहिए। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो लोग जिम में अगर 2 बजे आ जा रहे हैं, 6 बजे तक वर्कआउट करते हैं, यूजलेस है, एकदम यूजलेस। आप वो मसल इंप्रूव करने ने आप इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कोई भी वर्कआउट, कोई भी नेशनल प्लेयर हो, इंटरनेशनल हो, 1-1.5 घंटे से ज्यादा वर्कआउट नहीं करता। मैं अपना ही बता रहा हूँ। मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर हम प्रॉपर अब वर्कआउट का मतलब ये थोड़ी ना कि आप एक सेट लगाए फिर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ये पूरा इधर उधर जिम में घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। आप आए, आपका ये चार्ट है, आपको याद चेस्ट लगाना है, तो आप इसको फोकस करके उसको खत्म करिए। हर ड्यूरिंग वर्कआउट के बीच में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लीजिए, इससे ज्यादा नहीं लेना, ना इससे कम, और वर्कआउट ना फिनिश करिए। अब 4 घंटे आप जिम कर रहे हैं और फिर कहेंगे कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है, तो कहाँ से बनेगी? वो एक्चुअली वो अपने डाइट और इन सब चीजों को भी वो करने लगते हैं कि डाइट नहीं हो रही है हमारी। और मैं एक चीज और बताऊं कि मैं देखता हूं जिम में कि बहुत से लोग जैसे आए, वर्कआउट किए, वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन पिए, तुरंत 6 अंडा खाए, तुरंत चिकन सैंडविच खाए, आपकी बॉडी अडेप्ट ही नहीं करेगी। तो किस एज में हमें फिर प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, प्रोटीन तो आप बात करेंगे तो एक 10 साल के बच्चों को भी हम लोग आधा या 1 बॉयल एग खिलाते हैं। अब रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी वेट कितना है, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, क्या गोल है आपका, उस पर डिपेंड करता है। जितना हो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लें, नेचुरल डाइट पहले लें, अपनी नेचुरल डेवलपमेंट होने दें। पहले ही सप्लीमेंट लेंगे, पहले ही क्रिएटिन ले लेंगे, तो जो ऊपर वाले ने जो आपका स्ट्रक्चर बनाया कि इस समय ये चेंज आएगा, इस समय आपको दाढ़ी आएगी, इस समय आपके बाल ग्रोथ होंगे, इस समय आपके हाइट होंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होता है। नेचुरल डेवलपमेंट होने दीजिए, फिर इसके बाद सब लीजिए। तो आजकल क्या होता है कि लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे जब जो बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं या फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं तो वो तुरंत आते ही फर्स्ट डे ही चाहे वो BCAA है, प्री वर्कआउट, ये प्री वर्कआउट जैसी चीजों में मतलब उन्हें क्या फर्स्ट टाइम इनटेक करना चाहिए? देखिए, प्री वर्कआउट नेचुरल में आएंगे आप तो सबसे बढ़िया आप एक्सरसाइज करना है, उससे पहले आप 2 केले खाइए। और 2 केले भी नहीं कि आपने ये खाया आप फ्लोर पे चले गए, 2 केले खाइए वर्कआउट से आधी घंटा पौन घंटा पहले, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। आप सोचेंगे तुरंत खा के हम तुरंत वर्कआउट करें, कोई फायदा नहीं। कैफीन लेना उतना वो नहीं है। हाई कैफीन का बात करें तो जो आजकल लोग प्री वर्कआउट यूज करते हैं, जो मैं देखता हूं कि खाते ही उनकी पूरी बॉडी रेड हो गई और अजीब से चुनचुनाहट होती है, तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। आप कभी भी चेक कर लीजिए, तो आपको वर्कआउट करने में अच्छा लगता है। उससे आप एज अ ट्रेनर क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए उस टाइम पे? मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप नॉर्मल पर्सन है, आपको कंपटीशन नहीं फाइट करना है, आप केले खाइए, एक ब्लैक कॉफी पी लीजिए विदाउट शुगर, वो ज्यादा फायदा करेगी आपको। आप सप्लीमेंट लेना है लीजिए, अच्छी चीज है, लेकिन एक टाइम में आप एक गोल अचीव कर लीजिए। आप जिम में 2-3 साल 4 साल बिता लीजिए, उसके बाद यूज करिए, ये चीजें हैं। और कभी भी जिम में अपने बगल अगल देख के वर्कआउट नहीं करिए कि अरे बगल वाला बंदा 200 किलो डेडलिफ्ट मार रहा है तो मुझे भी मारना है। लिफ्टिंग वाली चीजें लोगों में ईगो लिफ्टिंग, इंस्टाग्राम फेसबुक को यूज करना, जो यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन हैं, बड़े बड़े चैंपियन, उनको फॉलो करना, तो उनकी डाइट, उनका गोल अलग है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जैसे आजकल लोग बुखार हो गया, यूट्यूब खोले, बुखार होने पे कौन सी दवा लेनी चाहिए, डॉक्टर का पहला जो वर्ड्स रहता है कि फेसबुक और इंस्टा इस सब की दुनिया से बाहर आओ,
डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। वो जो गाइडेंस दे रहे हैं वो जनरल गाइडेंस, वो आपके लिए नहीं बैठे हैं। जैसा कि आपने बताया हाँ। कि YouTube वगैरह पे लोग देख के दवाएं लेते हैं, कभी नहीं, कभी ऑनलाइन नहीं। ट्रेनिंग भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि कोच उनका कहीं बाहर है 200 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये कितना सही है, क्योंकि वो पोस्चर तो उनका देख नहीं पाते, तो वो उनको किस तरीके से उनको वो गाइड कर पा रहे हैं इस चीजों में। देखिए ऐसा है कि जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके ट्रेनर हैं, सबसे पहले आपको वो जानेंगे। जो आपसे हजारों मील दूर बैठा है या किसी अदर स्टेट में बैठा है, वो आपको गाइडेंस दे रहा है। वो आपको खाली बता देगा कि ये वर्कआउट कर लीजिए, ये खा लीजिए। एंगल पोजीशन कहाँ से वो देखेगा। अगर आप उसको वीडियो कॉल से भी दिखा रहे हैं तो आपको लाख बता दे, लेकिन आप जब तक आपको हाथ पकड़ के करेक्ट नहीं कराया, कोई कर नहीं सकता। मैं इस बात का चैलेंज देता हूँ। वो उनको पैसा देंगे लेकिन अपने जिम के पर्सनल ट्रेनर को नहीं देंगे। आप उनको देख के तो देखिए कैसे नहीं रिजल्ट आएगा। मैं अभी एक सर को करा रहा हूं जिम में, अविनाश सर उनका नाम है, और वो 100 kg के रहे, और हम वर्किंग डे निकालेंगे तो संडे मैं नहीं रहता, संडे वो भी नहीं आते। एक दिन बॉडी को रेस्ट चाहिए, कुछ छुट्टियां पड़ी, ये सब हुआ। तो जितना भी वर्किंग डे हुआ, अभी तक उन्होंने 5 किलो अपना बॉडी वेट लॉस किया है, और सिर्फ मेरी डाइट पे। और जो नेचुरल डाइट, उसमें कोई सप्लीमेंट नहीं, जो आपका घर का खाना है, आपकी एक रूटीन लाइफ है, उसको फॉलो करना है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि नॉर्मल खाने से भी अपने फिटनेस को कंट्रोल एकदम कर सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेज में भी हमको प्रोटीन मिलता है, लेकिन क्या है, वेज में हमारी जो खाने की क्वांटिटी है बढ़ जाती है और ऑप्शन ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वेज से बॉडी मिलेगी। आप फिटनेस के लिए नहीं, आप जिम आ रहे हैं, आप 1 घंटा आके पसीना बहाइए। आप प्रॉफिट लॉस मत सोचिए। जब आप टाइम टू टाइम आप देते जाएंगे तो आपको खुद ही प्रॉफिट लॉस दिखेगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अचीव नहीं, आप ट्रेनर हायर करिए। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, देखिए ट्रेनर आपको रिजल्ट देंगे, 100% देंगे। आजकल सॉन्ग्स को लेकर भी बहुत सारी चीजें उठती हैं कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स, जिम में अपने अकॉर्डिंग सॉन्ग्स बजाने के लोग भी वो भी करते हैं। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने तरफ से कि हमें कौन से सॉन्ग सुनने चाहिए? देखिए जैसे मेरा हाथ है, इसमें 5 उंगलियां हैं, इसकी 5 अलग अलग है, ये एक साथ नहीं हो सकती। ये अलग, सबकी अलग सोच है। कोई कहता है भाई इंग्लिश सॉन्ग बजाइए, कोई कहता है कि आप बॉलीवुड बजाइए, कोई कहता है कि सिद्धू मूसेवाला सुनेंगे। तो आप सबकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। आप जिम में मोटिवेशनल सॉन्ग बजाइए जिसमें बीट्स हो, जिसमें ज्यादा लाउड्स हो। और मैं अपनी बताऊं तो मैं बॉलीवुड सॉन्ग पसंद करता हूँ। लोगों को अपनी अपनी चॉइस, बॉलीवुड सॉन्ग सुनिए। और मैं एकदम रियलिटी बताऊं, अगर मैं कोई भी सॉन्ग बजा रहा हूं, अच्छा वर्कआउट करने वाला है, अपना सेट मार के उठेगा, मैं उससे पूछूंगा कि क्या गाना बजा भाई, बता दे। अगर वो गाने में ध्यान दिया है तो वर्कआउट में ध्यान नहीं है। मेरा क्या है, मैं अगर कर रहा हूं तो मैं बजा लिया अपने मन का गाना, सॉन्ग कर लिया, लेकिन मुझे याद नहीं रहेगा कि वो क्या गाना है, क्योंकि मेरा फोकस मेरे वर्कआउट में है। और जो लोग ईयरबड्स लगा के बहुत देर ट्रेडमिल पे कर रहे हैं, आपके कानों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है वो। जिम में ऑलरेडी सॉन्ग बज रहा है, आप उसको सुनिए ना, उससे क्या दिक्कत है। जैसे अगर वो ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं तो उनके रेपुटेशंस बढ़ जाते हैं। वो जहाँ 10 करने वाले वहां 15 करने लगते हैं, 18 करने लगते हैं। तो ये क्या सही है उस टाइम पे? मैं इस चीज को डिनाई करता हूं, मैं नहीं मानता इस चीज को। देखिए माइंडसेट, मैं जिम में घुसा, मेरा माइंडसेट आज मुझे चेस्ट लगाना है, मुझे इतना वेट लगाना है। आप माइंड सेट करके चलेंगे तो उठेगा, आपका माइंड सेट नहीं है तो नहीं उठेगा। जैसे आप घर से निकल रहे हैं और पूरा सेट है, आपके बैग ले लिया, उसमें प्रोटीन वोटीन रख लिया, और प्री वर्कआउट लोड कर लिया, अब जिम चलना है, जिम करना, ऐसा है। लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई तरह की भी टेंशन है तो आप परफॉर्म वेल नहीं कर पाएंगे। इस बात का मैं चैलेंज कर सकता हूँ। जो आप रोज 100 kg मार रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी एकदम 100%। इन सब चीजों से थोड़ा आगे बढ़ के एक बात करना चाहूंगा पर्सनली मैं, कि मेरा एक फ्रेंड है, सतीश नाम है उसका। वो दिन में 2 बार वर्कआउट करता है, एक बार सुबह और एक बार शाम, और उसको 5 साल हो गए करते हुए, लेकिन अभी भी उसके बॉडी में चेंजेस नहीं हुआ। तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? उसको बताइए कि वो 10 साल भी करेगा, उसकी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे। तो उसको क्या करना चाहिए फिर से? पहले तो अपना वर्कआउट कम करे, अपने डाइट को बढ़ाए। एक टाइम वर्कआउट करे, 2 टाइम की जरूरत नहीं है। उसकी फिजिक क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, जो वो डाइट ले रहा है वो बॉडी उसकी एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही है, कि ओवर डाइट ले रहा है, कि आप खा रहे हैं और नीचे से वाश आउट हो जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं।
कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल जिम जा रहा है 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। आप चेस्ट लगा रहे हैं 4 to 5 एक्सरसाइज, इससे ज्यादा इनफ है। लेग और बैक ये 2 चीज छोड़ के, क्योंकि ये बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स होती हैं, इस पे आप ज्यादा काम कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि लोग आजकल जिम में लेग से भागते हैं करने से, कि जो कि अगर आपका 50% बॉडी का पार्ट लेग होता है, जो लेग आप करते हैं तो उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत तेज बूस्ट होता है। लेकिन लोगों को क्या है, उनको आर्म्स लगाना है, बॉडी की सबसे छोटी मसल, उसको ज्यादा करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप उसको ज्यादा करेंगे तो वो इंप्रूव ही नहीं होगी। आप ट्राइसेप्स, बाइसेप, फोरआर्म्स लगाना है, टोटल 8 एक्सरसाइज लगाइए, गिन के 8, 3 बाइसेप्स लगाइए, 3 ट्राइसेप्स, 2 फोरआर्म्स इज इनफ। इससे ज्यादा आप 8-9 से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रैप मार रहे हैं, बहुत हैवी वेट मार रहे हैं, पोस्चर आपका सही नहीं है, झूल झूल के मार रहे हैं, आपकी बॉडी नहीं बढ़ेगी, इंजर्ड होगी। और मेरा मानना है जब मसल आराम करेगी तो मसल काम करेगी। मतलब एक दिन में अगर हम 2 या 3 मसल्स पे काम करें तो वो कितना इफेक्ट करेगा बॉडी? कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एक दिन में 2 करते हैं तो उसका भी सेट होता है। जैसे आप मान लीजिए आजकल बहुत चल रहा है पुश पुल लेग, आप सभी ने, अगर आप जिम जाते हो तो आपने सुना होगा। तो पुश पुल लेग में क्या होता है कि आप एक दिन पुश टाइप की एक्सरसाइज करिए, एक दिन पुल टाइप की। उसमें जैसे आप चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर एक दिन लगा लीजिए, नेक्स्ट डे बैक बाइसेप्स लगाइए और थर्ड डे प्रॉपर लेग लगाइए, फिर उसको रिपीट करिए। तो अब उसमें भी क्या है कि आप 3 एक्सरसाइज चेस्ट की करिए, 3 एक्सरसाइज शोल्डर की करिए और 2 से 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की करिए। अब आप क्या करते हैं कि आप 5-6 एक्सरसाइज चेस्ट की लगा रहे हैं, 5 to 6 एक्सरसाइज शोल्डर की लगा रहे हैं, तो आपकी कहां से आपकी मसल बनेगी? मतलब ये 1 घंटे के अंदर में ही प्रॉपर? हाँ, 1 घंटे के अंदर करिए। यही चीज ट्रेनर कराता है। आप एक मान लीजिए कि एक बच्चे को आप बोले कि जाओ बैठ के अपनी पढ़ाई करो, चलो सब लोग पढ़ो, आप कहेगा बच्चा पढ़ेगा नहीं, कभी नहीं पढ़ेगा। और उसके सामने बस जाके बैठ जाइए, हाँ अब पढ़ो। तो वो जो प्रेशर पड़ता है ना, वही ट्रेनर करता है। ट्रेनर आपके सामने खड़ा रहेगा, आपसे सेट नहीं निकाल रहा, आपसे सेट निकलवाएगा। आप लिफ्ट नहीं कर पा रहा तो लिफ्ट करने में मदद करेगा। यही काम पर्सनल ट्रेनर का होता है। आपका मूड नहीं है तो आपके मूड को मोटिवेट करेगा। आप जिम नहीं आए तो आपको कॉल करेगा, हेलो सर आज आप नहीं आए तो नुकसान, आप आ जाइए। अच्छा सर दिखता हूँ, काम से फ्री होके आता हूँ। पर्सनल ट्रेनर यही काम करता है। 1 आवर से ज्यादा एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, आप अगर गेम खेलते हैं तब अलग कंडीशन आ जाती है, क्योंकि आपको उस समय आपकी प्रोटीन इनटेक जो होती है बहुत ज्यादा होती है, उस समय आपको वर्कआउट ज्यादा करना है, लेकिन वो भी 1.5 आवर, उससे ज्यादा नहीं। मैं अपना बताऊं कि मैं जितनी भी बॉडी बिल्डिंग और जितना भी मैंने जिम किया, जब मैं खेलता रहा, मैं 1.5 घंटे सुपर वर्कआउट नहीं करता रहा। जब हम लोग को पता चल जाए कि हमारी कंपटीशन की डेट आ गई है, अब तैयारी करना है, अब अपने को कट पिलाना है, उस समय हम लोग क्या करते रहे, सुबह शाम करते रहे, वो भी बॉडी टू बॉडी। आपकी बॉडी को जरूरत है तब आप करिए 2 टाइम। आप करके पता चला आप परफॉर्म बढ़िया नहीं, आप मसल लॉस कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। आपकी नीड क्या, आप उस पर देखिए, दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है। वीक में आप कितने दिन सजेस्ट करेंगे फिर वर्कआउट करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7 डेज वर्कआउट तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप प्रॉपर बस फिट रहने के लिए आ रहे हैं, आप फैट लॉस के लिए आ रहे हैं, कि आपको लीन होना है, आपको बिग मसल चाहिए, लार्ज बॉडी चाहिए, इस पे डिपेंड करता है। आप मुझे बताइए क्या रिक्वायरमेंट क्या है सामने वाले की। अच्छा, उस बेसिस पे फिर वर्कआउट? हाँ, जैसे आप मान लीजिए कि आपको फिट रहना है, तो मैं तो कहूंगा मंडे टू फ्राइडे करिए, सैटरडे संडे रेस्ट दीजिए। मंडे को आपकी बॉडी बहुत अच्छा वर्क करेगी, 2 दिन आराम करके आएगी। आप घर में एक नौकर रख लीजिए, उससे सुबह से रात तक काम कराइए, लेकिन रात आते आते शाम आते उसकी हालत एकदम खराब हो जाएगी, एकदम वो थक जाएगा, तो कहेगा जय राम जी की हमसे काम नहीं हो रहा है। उसी नौकर को आप कहिए कि दोपहर में 2 घंटा आराम कर लो, शाम को चार्ज रहेगा। ये फंडा है। आजकल हमने देखा कि डेडलिफ्ट वाली वर्कआउट जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, सब कोई उसे कर रहे हैं, चाहे उनको वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो। ये तो डेडलिफ्ट तो पूरी तरीके से सही नहीं है करना। तो मैं अपना बताऊं तो ये कमाल हमारे मोबाइल का है, मोबाइल फोन। ये देख रहे हैं लोग कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत डेडलिफ्ट नहीं मारी होगी। ऐसा नहीं कि डेडलिफ्ट नहीं मारेंगे तो बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जिम में आए हैं, नए हैं,
तो आप पहले तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, वो वर्कआउट करिए जिससे आपका फ्रेम बड़ा होगा, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस पे फोकस करिए। आप आए नहीं, आप पुलअप्स और बार डिप्स और पुशअप कर नहीं पा रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेनर मना करता है तो आप उसके प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा टोकते हैं दूसरे के पास चलो। वो आपके फायदे की बात कर रहा है, आपके नुकसान की नहीं। क्योंकि मैंने देखा कि जैसे किसी को अगर किसी का वेट 100 प्लस है या 110 ऐसे है तो वो भी डेडलिफ्ट वगैरह कर रहा है, तो फैट लॉस वालों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं? डेडलिफ्ट करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ डेडलिफ्ट नहीं करिए, लेकिन बहुत ज्यादा वेट लगा के पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं करिए। पोस्चर एंगल सही रखिए। कोई मतलब नहीं कि आप 200 किलो मारिए, 150, आप लाइट वेट भी मारेंगे जो आपकी बॉडी एक सही पोस्चर में वेट को कर रही है वो भी सही है। ज्यादा वेट मार के आप गलत पोजीशन पे हैं, गलत एंगल है तो आपको इंजर्ड कर देगा। मैं अपना बताऊं, जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया तो मैं जिम गया तो जो सबकी सोच है वो मेरी सोच रही कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। मुझको 6 महीना तक उन्होंने, गुरुजी ने लोहा नहीं छूने दिया। बोले जाओ पुशअप करो, फ्री स्क्वाट करो, चिन अप करो, राइजिंग, घर जाओ। एक दिन 2 दिन तो फिर वही मालवी जी आ गए। हम कहे यार कैसे जिम में तुम मेरा नाम लिखा दिए यार, कुछ लोहा छूने ही नहीं दे रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत। तो हमने गुरुजी से बोला, बोले कि जैसे कह रहे हैं वैसे करो, अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो हमने घर में भी बात की, फादर से बोला, तो बोले वो तुम्हारे कौन है? हम कहे गुरुजी हैं, सर हैं। तो बोले बस बात खत्म। जब 6 मंथ बीत गए तो उन्होंने कहा चलो आओ अब बेंच प्रेस मारते हैं। तो मैं उस समय 50 kg का होता रहा, मेरे ये हार्ट्स की जो है ऊपर मसल नहीं, बोन्स दिखती नहीं, बहुत पतला रहा मैं। हाँ बहुत पतला, लेकिन मसल शुरू से रही, छोटी छोटी रही, 6 पैक शुरू से रहे। तो मतलब बेंच प्रेस मारो आज। सब करने के बाद 3 सेट बेंच कराया। तो जब मैंने रॉड उठाया और वेट उठाया तो मुझे लगा ये तो बड़ा इजी हो रहा है। तो बोले इसीलिए तुमको नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि पहले स्टैमिना आपके हाँ कुछ नहीं रहा। अब मेरी स्टेमिना बढ़ चुकी रही, मैं 20-30 kg 50 kg का होगा आराम से वेट उठा रहा था। फिर कुछ दिन बाद से मुझे वो स्क्वाट्स पे लाए कि अब स्क्वाट्स मारो। फिर मैं स्क्वाट्स मारने लगा। करीब साल भर बाद मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग पे लाया गया। अगर हम आज किसी बच्चे को इस मेथड पे कराते हैं तो जिम छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसे पहले क्यों उसने मुझे पे किया है, वो सोचेगा ये सर सही नहीं है। लेकिन मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, इस प्रोसीजर पे जो चलेगा उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्टेमिना, उसका सब चीज बेटर होगा। जब आप पुलअप्स करते हैं, मैं बताऊं, जब मैं जिम में 20 साल पहले पुलअप्स करता रहा, मैं 3 टाइम में 100 पुलअप्स करता रहा। शायद इस बात को कोई माने या ना माने, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। एक बैंड आता है उसको बांध के पकड़ लिया जाता है और बहुत स्पीड में 3 टाइम। आज के बच्चे पुलअप्स नहीं कर रहे हैं लेकिन बेंच मारेंगे, बार डिप्स नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनको डेडलिफ्ट करना है। जब उनको आप पुलअप्स करेंगे करने को कहेंगे तो धीरे इधर उधर करनी काटते हैं। और यही कारण है कि जो चिनअप मशीन विथ सपोर्ट वाली आई है, आने वाली जनरेशन कमजोर हुई तो इस मशीन ने आविष्कार हुआ, नहीं हमारे समय में ये मशीन थी ही नहीं। तो सर जैसे आप उस टाइम पे 1986 से आपने स्टार्ट किया था, उस टाइम जिम का इन्वॉल्वमेंट और अब में आपने कितना चेंजेस होते हुए देखा? मैंने ये देखा कि जब हम जिम जाते रहे तो जिम को एक मंदिर की तरह मानते रहे, और मुझे आज ये बच्चों में ये चीजें नहीं दिखती हैं। बड़ा दुख होता है इस चीज के लिए। आज के बच्चे जिम जाते हैं तो जिम को अपने क्लीन रखना चाहिए। हम लोग पहले जिम में घुसते रहे तो पहले जिम के फ्लोर को माथे से लगाते रहे, कभी भी अपने डंबल प्लेट्स को लास्ट से नहीं मारते रहे। बाई चांस लग जाए उस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझ के लास्ट से, क्योंकि हम लोग जो भी फिजिक मेंटेन कर रहे हैं, जो भी बॉडी बना रहे, उसमें उस लोहे की बहुत बड़ी एनरोलमेंट है, बहुत बड़ी उसमें उसकी काम करता है। हाँ, रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। ये तो मैंने भी देखा कि आज के टाइम पे ये चीजें बहुत, अगर हम मान लीजिए डेडलिफ्ट मार रहे हैं और कोई बंदा उसको लांग के चला गया तो हम लोग बहुत बुरा मानते रहे। आज के बच्चे ये सब नहीं मांगते हैं, कुछ भी उनके रूल्स रेगुलेशन के नाम पे जीरो हो गए हैं। मैं नहीं कह रहा कि सब ऐसे, कुछ ऐसे। अब जैसे च्युइंगम खाए, च्युइंगम को जिम में ही थूक दिया,
या एनर्जी ड्रिंक पिए, एनर्जी ड्रिंक फेंक दिया। भाई आप डंबल कर रहे हो, आप डंबल को वापस रीरैक करो। ठीक है, हमारे पास ग्राउंड स्टाफ हैं, लेकिन ग्राउंड स्टाफ जो हमारे होते हैं इतने वीक होते हैं कि वो 40 किलो को डंबल, 50 किलो को डंबल उठा के बार बार रैक नहीं करेंगे। ये इज नॉट पॉसिबल। जब जिम कर रहे हो तो उसे हाँ, खुद ही रैक आप करना जिम जा रहे हैं तो आपका एक जिम बैग होना चाहिए, उसमें प्रॉपर एक का नीट क्लीन एकदम शूज होना चाहिए, एक टॉवेल होना चाहिए, एक पानी की बॉटल होनी चाहिए, एक टॉवेल होना चाहिए, एक कोम भी रख सकते हैं। तो ये चीज सब चीज लेके जाइए। आजकल क्या है कि लोग आउटसाइडर शूज पहन के आते हैं। अब सोचिए कि आप आउटसाइडर शूज पहन के आए, फ्लोर गंदा हुआ, आप खुद फ्लोर पे हाथ रखे एक्सरसाइज किए, पुशअप या कुछ भी फेस पे लगा लिए, तो आप ही का फेस गंदा हो रहा है। और मिस यूज मशीनों का ना करें। जैसे आप मान लीजिए केबल क्रॉस मार रहे हैं, बटरफ्लाई मार रहे हैं, आप थोड़ा सा जोश में हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, आप करते करते जहां आपने किया वहीं से वेट को छोड़ दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मशीन डैमेज होती है। मशीन डैमेज होगी तो सेकंड टाइम आप ही को मशीन करने के लिए डैमेज मिलेगी, तो फिर आप जिम में कंप्लेन करते हैं कि आपकी मशीन डैमेज है। जब आप उसका मिस यूज करेंगे तो मशीन गड़बड़ होगी। आप उसका सही से यूज करिए, उसको सॉफ्टली रखिए। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि आप जिम में जा रहे हैं और बहुत गर्मी का टाइम है, आपको बहुत स्वेट हो रहा है, तो आप एक बड़ा टॉवेल अपने संग रखिए। आप जिस बेंच पे लेट रहे हैं वहां टॉवेल कवर करिए, उस पे लेटिए, क्योंकि जिस वहां से आप उठेंगे पूरा स्वेट आ जाता है। अब दूसरा किसी को करना है तो कभी ग्राउंड स्टाफ, हाँ, जिम का ग्राउंड स्टाफ है नहीं है, आप खुद क्लीन कर दीजिए। मैं आपको बताऊं, अभी यूएस से एक लड़की को मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था, जो कि पहले बॉब जिम की ही मेंबर ही, शादी के बाद यूएस चली गई, टेक्सास में रहती हैं। तो एक दिन मुझे कॉल आया कि सर, मुझे, मैंने इतना कर लिया, मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि देखो, पहली चीज तो ये कि तुम्हारा टाइमिंग मेरा टाइमिंग कभी सूट नहीं करेगा। दिन और रात का जो डिफरेंस होता है, मेरा ये आवर है। तो बोली आप मुझे, सर बहुत उसने रिक्वेस्ट की, तो मैं जिम से जाने के बाद रात में उसको 10:30 बजे ट्रेन करता रहा। और उसका अपार्टमेंट का जिम रहा, नेट एंड क्लीन। और वहाँ एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर मशीन के पास टिश्यू पेपर था। कोई भी बंदा कर रहा है, उसने खाली ग्रिपिंग की रॉड को या को, तुरंत टिश्यू पेपर उठाया, क्लीन किया। तो ये माइंड सेट है उनका। मैं चाहता हूँ अपने यहाँ भी ऐसी ही चीजें होनी चाहिए। इससे क्या है कि सामने वाले को अच्छी सर्विस मिल रही है, दूसरा आपके यहाँ आएगा तो देख के खुश होगा। ये सब चीजें अच्छी हैं, लोगों को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आप किसी को बोलिए तो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं या बुरा मान जाते हैं। हाँ, एक सर्वे में था कि च्युइंगम ड्यूरिंग वर्कआउट खाना सही नहीं होता, तो च्युइंगम खा के करना सही है या नहीं? देखिए च्युइंगम क्या होता है, च्युइंगम खा रहे हैं, हम लेटे हैं, बेंच कर रहे हैं, बाई द चांस आपके गले में फंस गया। अभी मैंने एक वीडियो देखा रहा, कोई ट्रेनिंग कर रहा था, उसका ट्रेनर करा रहा था और उसके गले में च्युइंगम फंस गया और उसको सांस नहीं आ रही थी, लेकिन म्यूजिक चल रही थी, तो कुछ पता नहीं चला, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो फिर उसको जब रियलाइज हुआ कि इनको कुछ दिक्कत है, तो उसने स्टमक से पकड़ के उसको पुश किया, तब उसका च्युइंगम बाहर आया। क्या जरूरत है यार च्युइंगम खाने की, क्यों च्युइंगम खाते हो, पानी पियो। लोगों में एक मिथ है कि च्युइंगम वगैरह से उनकी जॉ लाइंस वगैरह बनते हैं, तो इसी पे वो च्युइंगम इंटेक वो खाने स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े बहुत खाइए, लेकिन जब वर्कआउट करने जा रहे हैं आप दिन भर में च्युइंगम खा लीजिए, जिम के अंदर च्युइंगम खाने की क्या जरूरत है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम जाते समय लोगों का मिथ होता है पानी नहीं पीना है, वाटर लॉस करना है, ऐसा नहीं है। आप ड्यूरिंग वर्कआउट 1 लीटर पानी कंज्यूम कर सकते हैं। एक बार में मत करिए, धीरे धीरे, बहुत ठंडा पानी मत पीजिए, नॉर्मल वाटर पीजिए। अपने जिम को एक मंदिर की तरह समझिए, अपने जिम की रिस्पेक्ट करिए। तो जैसे हमारे एक इंस्टाग्राम यूजर का एक सवाल है आपके लिए कि वो आपका एज जानना चाहते हैं क्योंकि देखने में तो आप अभी बहुत यंग हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया और फिर वही मैं जवाब दूंगा कि फिटनेस फिटनेस फिटनेस। तो अभी आप अपनी मैं एक्चुअल एज रिवील नहीं करेंगे मतलब? मेरे लिए जस्ट ए नंबर। मैंने एक अपनी टी शर्ट बनवाई है जिसमें मेरी पीछे पिक्चर है, उस पे आगे लिखा है एज जस्ट ए नंबर। मैं एज को एक नंबर के तौर पे देखता हूँ। आपने पूछा है तो मैं अपनी एज बताऊंगा। मैं मैरिड हूँ और 2 बेटियां हैं मेरी, एक 8 इयर्स की है, एक 12 इयर्स की है। मैं 45 ईयर ओल्ड हूँ। लेकिन कोई भी दिन मेरा एक ऐसा नहीं जाता जो मैं वर्कआउट ना करूं। मैं 6 to 10 ट्रेनिंग देता हूं और 10 to 11 में 1 घंटा अपना वर्कआउट करता हूं।
कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ तो ना करूँ, लेकिन बस एक दिन है तो मैं मंडे टू फ्राइडे पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वर्कआउट प्रॉपर करूँ, बस 1 घंटा। और मैं कभी भी आउटसाइड बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा नहीं खाता। मैं जिम में हूँ तो अंडे का यूज़ करता हूँ, केले खाता हूँ। और भी ट्रेनर्स हैं, कोई कचौड़ी खाता है, कोई कुलचा छोला खाता है, मैं कभी नहीं खाता। मैं केक कभी नहीं खाता, अपनी बर्थडे का केक काटता हूँ, जिम में भी कटता है, घर पे भी कटता है, काटता जरूर लेकिन खाता नहीं हूँ। ऐसे उंगली से खा लिया ये नहीं। डाइट का डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ऐसा नहीं हुआ कि आप 2 बजे तक जाग के सुबेरे आए जिम में, एनर्जी आपकी बॉडी से गायब रहेगी, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। लोग अपना चीट डे बना के रखते हैं संडे। हाँ करिए, चीट डे करिए। चीट डे का भी एक तरीका होता है, जैसे मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। अब मैं गोलगप्पे खाने गया तो थोड़ी ना 20-25 खा के पेट भर लूंगा। अब 2 खाइए, 4 खाइए, 2 खाइए, 4 खाइए, टेस्ट लीजिए, उससे पेट मत भरिए। ये चीज है। जैसे मेरी एक अभी क्लाइंट आ रही है, आपको बताऊं, सिव्या पुरी नाम से, जो भैया के रिकमेंड पे आई हैं। तो उनकी जो जॉब है वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उसका टाइमिंग इशू है, तो एक दिन 2 बजे रात तक जॉब की और नेक्स्ट डे मेरे पास आई। तो मैंने उनको मना किया कि मैम आप वर्कआउट आज मत करिए, आप फुल एनर्जी में नहीं रहेंगी। लेकिन इशू ये है कि उनकी एंगेजमेंट मैरिज कुछ बहुत नियर है, तो बोली नहीं सर आप मुझे कराइए। तो जब वर्कआउट खत्म हुआ तो उनका चक्कर आने लगा उनको। मैंने कहा मैम मैंने पहले ही बोला रहा, जब आप 2-3 बजे तक जागी हैं, सुबह 8 बजे जिम आ रही हैं, तो आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, ब्लैक कॉफी पी लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी कर लीजिए, बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी। बॉडी के लिए 8 घंटा सोना इज मस्ट है। बॉडी को मशीन बंद बनाइए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, एकदम मस्ट है ये चीज। बॉडी रेस्ट करेगी, काम करेगी। सर जैसे कि आप 25 सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इस बीच में आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया? गुड क्वेश्चन। ऐसे मैं बताने या जोड़ भाग करूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जानिए कि मैंने 3 जनरेशन को वर्कआउट कराया 25 ईयर्स में। और ये मुझे कब पता चला, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया और बोला कि सर पापा ने भेजा है, पापा को उस ईयर में ट्रेनिंग कराते रहे। तो मैंने कहा यार इतने लोग को कराया हूँ 25 साल में, सो मेनी पीपल, मुझे कुछ याद तो है नहीं। तो उसने अपने पापा की फोटो दिखाया। मैं कहा हाँ यार इनको मैं कराया हूँ, कुछ धुंधली सी याद है मुझे। ठीक है, हमको एक दिन अपने पापा को लेके आना। फिर उसके पापा आए। जब उसके पापा आए तो उनके पापा ने मुझसे कहा कि आपने मेरे पापा को भी कराया है। तो उस दिन पता चला मुझे कि मैं 3 जनरेशन को वर्कआउट करा चुका हूँ। ये क्यों हुआ ये भी मैं बताता हूँ कि पहले के समय में लोग जल्दी शादी कर लेते रहे। जल्दी शादी करेंगे तो बच्चा जल्दी होगा, उसको शादी होगी तो उसके बच्चे होंगे। तो मैं 3 जनरेशन को एक्सरसाइज करा चुका हूँ।